दोस्तों 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी का एक वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह भारत में नरेंद्र मोदी और भाजपा के राज में लोकतंत्र ही समाप्त हो रहा है। अब इसको जितने विपक्ष के स्टालवर्ड से जितने विपक्ष के नेता हैं वो इसको शेयर कर रहे हैं। खुद ध्रुव राठी का जो एक वीडियो चैनल है उस पर ये वीडियो 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, और अगर सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स ले लें तो जाहिर सी बात है कई करोड़ बार। जिसको भी देखें, जिस भी पार्टी का प्रवक्ता है, नेता है, वो इसी को शेयर कर रहा है और उसका कहना है कि देखें साहब 29 मिनट में ध्रुव राठी ने भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की पोल खोल के रख दी। तो कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। किस आधार पे इतना बड़ा दावा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र समाप्त हो रहा है तो जाहिर है कि ये फिर ध्रुव राठी तो जर्मनी में बैठे हैं, हमारे आपके लिए ज़्यादा गंभीर बात है। वैसे मुझे याद आया कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर करने के लिए माफ़ी मांगी है जो कि ध्रुव राठी ने बनाया था। वो वीडियो झूठा था, उसमें दी गई जानकारियाँ झूठी थीं, फर्जी थीं, और ध्रुव राठी तो जर्मनी में है, जाहिर है उनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। तो केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी कि उन्होंने उस वीडियो को उसकी तस्दीक किए बगैर, उसको कंफर्म किए बगैर शेयर कर दिया, और वो भाजपा के ही खिलाफ था, और उसमें तमाम जो जानकारियाँ थीं वो गलत निकली। पहले हाई कोर्ट गए थे केजरीवाल, वहाँ से उनको फटकार मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी आज उनके वकील थे, उन्होंने केजरीवाल की तरफ से बिना शर्त माफ़ी मांग ली। तो ये तो केजरीवाल की विश्वसनीयता तो खैर हम सब जानते हैं, पर ध्रुव राठी की विश्वसनीयता भी इस मामले से सामने आती है कि कैसे वीडियो बनाते हैं। लेकिन चूंकि 2 दिनों से ये एक वायरल वीडियो है, मैं समझता हूँ भारत में देखे जाने वाले सबसे ज़्यादा वीडियोस में एक है, तो हम बात कर लेते हैं कि ध्रुव राठी को क्यों लगता है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। तो जो मोटे मोटे उनके पॉइंट्स हैं, जैसे एक तो उन्होंने कहा है हॉर्स ट्रेडिंग मतलब किसी एक दल द्वारा बहुमत न मिलने की सिचुएशन में किसी दूसरे दल के सांसद या विधायकों को खरीद लेना, इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। तो आपने ऑपरेशन लोटस होते देखा है, आपने गोवा में देखा है, आपने कई जगह देखा है कि जहाँ आपने मध्य प्रदेश में देखा है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में सरकार नहीं बना पाई थी, कांग्रेस ने बनाई थी, पर 1 साल बाद कांग्रेस की सरकार गिरा के शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन जाती है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और एक जगह नहीं कई जगह कर रही है। इसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाता है। पर क्या इससे लोकतंत्र समाप्त हो जाता है? क्योंकि अगर इससे लोकतंत्र समाप्त हुआ होता तो ये तो साहब आप मान के चले 50 साल पहले ख़त्म हो गया होता। आपने एक जुमला सुना होगा, आया राम गया राम, ये इसी हॉर्स ट्रेडिंग के मुतालिक है ये जुमला। 1967 में एक गया लाल करके एक विधायक हुआ करते थे कांग्रेस में। तो उन्होंने साहब क्या कारनामा किया कि एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदल ली। पहले कांग्रेस थे, उससे जनता पार्टी में गए, 4-5 घंटे बाद वापस कांग्रेस में आ गए, और फिर 2-4 घंटे बाद फिर जनता पार्टी में चले गए। तो इसी बीच जो वीरेंद्र राव, जो उस समय एक बड़े पॉलिटिशियन थे कांग्रेस के, जब वो दोबारा कांग्रेस में लौटे तो उन्होंने ये गया लाल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि गया राम अब आया राम है, और वहीं से ये जुमला पैदा हुआ, आया राम गया राम। तो आप देखें कि मतलब 50 साल से ये हॉर्स ट्रेडिंग चले। मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। ये लोकतंत्र के सबसे जिसे कहना चाहिए एक प्रॉब्लमेटिक, एक परेशान करने वाले पहलुओं में से एक है कि विधायक हों या सांसद, ये जीतते किसी और के टिकट पे हैं, किसी और के बयान पर जीतते हैं, किसी और नेता के साथ जीतते हैं, और बाद में अपनी वफादारी बदल लेते हैं। मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करता, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि इसकी वजह से लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, आया राम गया राम ये 50 साल से चला, बल्कि ये समस्या इतनी ज़्यादा बड़ी कि 1980 के दशक में, 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनको एंटी डिफेक्शन कानून बनाना पड़ा। आप सोचें, आज से 40 साल पहले राजीव गांधी ने
एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ इसलिए बनाया कि लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के तोड़ के दूसरी पार्टियों में ना भाग पाए। सोचिए ये समस्या उस समय कितनी गंभीर होगी, और अगर तब लोकतंत्र नहीं ख़त्म हुआ तो यकीनन आज भी इससे लोकतंत्र समाप्त नहीं होता। ध्रुव राठी कुछ भी कहें। फिर ध्रुव राठी कहते हैं कि मोदी सरकार सिक्योरिटी एजेंसीज़ आईबी की और सीबीआई की इसका दुरुपयोग कर रही है विरोधियों को फंसाने के लिए। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मोदी सरकार ने सिक्योरिटी एजेंसीज़ का इस्तेमाल अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए किया। वो अलग बात है कि जहाँ भी ये एजेंसीज जाती हैं वहाँ पे अरबों की संपत्ति निकल आती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये अरबों के काला पैसा सिर्फ विरोधियों के पास है? क्या ये भाजपा के नेताओं के पास नहीं है? उन पे रेट क्यों नहीं पड़ता? तो ज़ाहिर इससे एक बात उठती है कि मोदी सरकार इन एजेंसियों को अपने इशारे पर नचा रही है। पर इन एजेंसियों को पिंजड़े का तोता सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकार के दौरान कहा था? यूपीए सरकार के दौरान। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब इनके दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है, केज्ड पैरट उन्होंने कहा था। फिर मैं कहता हूँ कि ये परंपरा अच्छी नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए सीबीआई पिंजरे का तोता बन जाती है और लोकतंत्र ख़त्म नहीं होता तो यकीनन आज भी ख़त्म नहीं होता। ध्रुव राठी कुछ भी कहे। फिर हम देखते हैं कि साहब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार इतनी ताकतवर हो गई है कि राज्यों पर दबाव बनाती है और राज्यों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है, कानून बनाती है, गवर्नर्स के जरिए दबाव बनाती है। गवर्नर्स के जरिए दबाव, मैं बताता हूँ गवर्नर्स के ज़रिए सबसे बड़ा दबाव क्या होता है। गवर्नर के ज़रिए, राज्यपाल के ज़रिए भारत सरकार किसी भी राज्य में जो सबसे बड़ा दबाव बनाती है वो ये करती है कि बहुमत से चुनी हुई सरकार को सीधे डिसमिस कर देती है, राष्ट्रपति शासन लगा देती है। मतलब एक सरकार बहुमत से चुन के आई है, उसका मुख्यमंत्री है, उसका विधानसभा में बहुमत है और प्रधानमंत्री तय करता है कि साहब बस आज के बाद ना ये पार्टी रहेगी, ना ये सरकार रहेगी, ना ये मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार डिसमिस, राष्ट्रपति शासन। नरेंद्र मोदी ने ऐसा एक बार भी नहीं किया, लेकिन आप देखें कि 107 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और उसमें 84 बार कांग्रेस ने लगाया है। बल्कि इसकी शुरुआत तो 1959 में नेहरू जी ने करी थी, जब केरल में कम्युनिस्टों की, वामपंथी पार्टियों की बहुमत की सरकार को उन्होंने डिसमिस कर दिया था और कुछ कारण भी नहीं दिया था। इंदिरा गांधी ने तो 35 मुख्यमंत्रियों को जो बहुमत के मुख्यमंत्री थे उनको बस एक मिनट में बर्खास्त कर दिया। उन्होंने 50 बार करीब राष्ट्रपति शासन लगाया और उसमें 35 मुख्यमंत्री कुर्बान हो गए। 1992 में आपको याद है बाबरी मस्जिद गिरी थी 6 दिसंबर को, उत्तर प्रदेश में गिरी थी। कल्याण सिंह ने वादा किया था कि नहीं गिरने देंगे, फिर भी गिर गई। तो जाहिर सी बात है नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट ने कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। पर कोई बता सकता है कि उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 3 बड़े बड़े राज्यों में बहुमत की चुनी हुई सरकार उत्तर प्रदेश के साथ क्यों बर्खास्त कर दी गई? घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में, सरकार बर्खास्त हो रही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सारी सरकारें आपने बर्खास्त कर दी विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन। जब आपका मन किया आपने एक साथ इतनी चुनी हुई बहुमत की सरकारें, मुख्यमंत्री, विधायक, विधानसभा सब भंग कर दिया। तो साहब अगर 100 से ज़्यादा बार सरकारें बर्खास्त होकर भी, गवर्नर रूल लागू होकर, प्रेसिडेंट रूल लागू होकर भी लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ, तो नरेंद्र मोदी अगर गवर्नर्स के थ्रू दबाव बना रहे हैं तो उससे भी समाप्त नहीं होने वाला है। ध्रुव राठी कुछ भी कहे। फिर एक बात वो कहते हैं कि साहब वो इलेक्शन कमीशन के साइट से निकाल के कहते हैं कि देखिए सांसद इतना पैसा खर्च कर सकता है चुनाव में, इतने सांसद लड़े भाजपा के, तो कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा इतना पैसा खर्च होना चाहिए, पर भाजपा ने तो ज़्यादा पैसा खर्च किया है और उन्होंने इसको बताया भी है इलेक्शन कमीशन को। ये एक फैक्चुअल मिस्टेक है।
सांसदों के खर्च पे, विधायकों के खर्च पे सीमा है, पार्टियों के खर्च पे सीमा नहीं है। अगर ध्रुव राठी इतनी सी बात भी नहीं समझते तो फिर वो वैसे ही वीडियो बनाते हैं जिसके लिए केजरीवाल को आज माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर हम आते हैं, आप देखें कि वो कहते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, यानी कि विरोध करने का अधिकार मोदी सरकार में समाप्त हो रहा है। मुझे इससे बड़ा झूठ इस वीडियो में शायद ही कोई लगा। मैं बताता हूँ विरोध करने का अधिकार कैसे समाप्त होता है। 1966 में गो हत्या रोकने के लिए कई हजार साधु दिल्ली में इकट्ठा हुए और उन पर गोली चला दी गई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और कितने साधु वहाँ मारे गए अलग अलग एस्टीमेट है, लेकिन तब जो गृह मंत्री थे भारत के, गुलजारी लाल नंदा, उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। ऐसे विरोध रोका जाता है। उत्तराखंड में 1994 में उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन हो रहा था और मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलाई थी और उसमें तकरीबन दर्जन भर लोग मारे गए थे और बाद में उसमें किसी को सज़ा भी नहीं हुई। ऐसे विरोध समाप्त होता है। हमारा पूरा इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है जहाँ पे प्रदर्शनकारियों पे पुलिस ने गोलियां चला दी, बहुत मौतें हुई। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार देखें कि साहब इतना महत्वाकांक्षी कृषि कानून वो लेकर आते हैं, प्रोटेस्ट होता है, सरकार अपना कानून ही वापस ले लेती है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया, उसको बदला, प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल कर दिया और कानून ही बदल डाला। एक बार नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने कई बार मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट के सामने, दबाव के सामने झुकते हुए अपने फैसले बदले हैं। भीड़ पर गोलियां चलाने का कोई मौका मुझे याद नहीं आता। वो एक आपका नैरेटिव है, आप कुछ भी चलाते रहें। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि 50 बार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलने से अगर लोकतंत्र नहीं समाप्त हुआ तो आज मुट्ठी भर किसानों को पंजाब से हरियाणा के रास्ते दिल्ली अगर सरकार नहीं आने दे रही है तो इससे लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ध्रुव राठी कुछ भी कहें। अगला पॉइंट हम देखते हैं साहब, वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पैसे कमा लिए और कांग्रेस को उतने पैसे नहीं मिले। अब ये हमेशा होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, उद्योगपति और बिजनेस हाउसेस उसी को ज़्यादा पैसे देते हैं, इसमें नई बात क्या है। लेकिन आप मज़ेदार बात देखें कि वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कानून सुप्रीम कोर्ट एक झटके में ख़त्म कर देती है। चंडीगढ़ में आपने देखा बेईमानी हुई चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट हारे हुए मेयर को जीता डिक्लेयर कर देती है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी एक जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल अपॉइंटमेंट बिल लेके आती है, सुप्रीम कोर्ट उसको भी खारिज कर देती है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कानूनों को सुप्रीम कोर्ट किस कदर खारिज कर रही है, तमाम मुद्दों पे सरकार को फटकार रही है। अब आप इसको कंपेयर करें 1977 से, 75 से, बल्कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती इमरजेंसी जायज़ है, इमरजेंसी सही है, हमारे कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं, आज़ादी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगर तब लोकतंत्र नहीं समाप्त हुआ तो आज यकीनन नहीं हो रहा है। ध्रुव राठी कुछ भी कहे। फिर एक बात ध्रुव राठी फिर एक गलत बयानी करते हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन का जब अपॉइंटमेंट करें तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बैठना चाहिए, और भारत सरकार ने नहीं माना। और वो इसको इस तरह बताते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते रहे हों। हकीकत ये है कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त जो बनते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट में आज तक सुप्रीम कोर्ट से कोई बैठा ही नहीं कभी। सुप्रीम कोर्ट की ये एक सलाह थी कि आप CGI को इसमें बैठा लें, वरना इनके लिए एक प्रॉपर कानून बना दें। सरकार ने कानून बना दिया। तो साहब अगर 77 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बैठे बगैर चुनाव आयुक्त नियुक्त होते रहे हैं, 77 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बैठे बगैर चुनाव आयोग चलता रहा है, तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं बैठेंगे तो चुनाव आयोग
बेईमान हो जाएगा, कैसे संभव है? ध्रुव राठी कुछ भी कहे। और जहाँ तक उनका कहना है कि साहब चुनाव आयोग में एक आध कमिश्नर ऐसे निकले हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मदद की, मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहता। ये भारतीय जनता पार्टी जाने कि उन्हें मदद हुई या नहीं हुई, लेकिन मुझे याद है कि कांग्रेस ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बनाया था। नवीन चावला इतने लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे थे, एक IAS अधिकारी थे, कि उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने लिख कर कहा था कि इनको मत बनाइए वरना चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं बचेगी। बल्कि लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी नवीन चावला के चुनाव आयुक्त बनने पे कोई रोक नहीं लगाई, और नवीन चावला चुनाव आयुक्त भी बने और उन्होंने 2009 का चुनाव भी कराया जिसमें कांग्रेस जीती। तो अगर नवीन चावला के चुनाव आयुक्त बनने से डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं हुई, लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ, तो आज भी यकीनन नहीं हो सकता। ध्रुव राठी कुछ भी कहते हैं कि EVM से बेईमानी हो रही है। अब देखिए, ये तो एक ऐसा डिबेट है जिसमें कुछ कहने का मतलब नहीं है। 80 के और 70 के और 60 के दशक के लोगों से आप बात करें, कैसे बैलेट पेपर लूटे जाते थे, कैसे जो बैलेट बॉक्स था उस पर इंक डाल दी जाती थी, कैसे लोग बंदूकें और बम फोड़ते हुए आते थे और बैलेट बॉक्स उठा के भाग जाते थे, कैसे लोगों को बंदूक की नोक पे रोक के एक खास कैंडिडेट के लिए मतपत्र धड़ाधड़ उसमें डाल दिया जाता है। अभी पाकिस्तान के चुनाव में आपने देखा। और ये एक बहस बहुत लंबी है कि साहब EVM सही है या गलत है, इसके लिए अलग से क्या कहें। लेकिन EVM से, सिर्फ EVM से अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही, तो हम दो बातें कहें इसमें। 2014 में EVM से चुनाव हुआ। EVM राजीव गांधी लाए थे, इंदिरा गांधी लाई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी। 2014 में EVM से चुनाव हुआ, केंद्र में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीत के आते हैं। दूसरे आप देखें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें बड़ा कांटे का चुनाव था। केंद्र में भाजपा की सरकार ही नहीं थी, इन 5 राज्यों में भाजपा की सरकार थी। यानी केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, और बीजेपी चुनाव हार जाती है। किस बात का EVM, काहे का EVM? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बीजेपी घुस नहीं पा रही। तो अगर EVM से ही चुनाव जीता जा रहा होता तो इतने महत्वपूर्ण चुनाव बीजेपी ने हारे नहीं होते। अगर EVM ही सब कुछ कर सकती तो दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है, उसमें लगातार 2 बार 2015 और फिर 2020 में केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी मात देने में सफल नहीं होते। तो EVM का एक नैरेटिव ज़रूर है, लेकिन EVM बहुत दिनों से है, और अगर 25 साल 30 साल से जब से EVM में काम हो रहा है, अगर तब के चुनाव में EVM से लोकतंत्र की समाप्ति नहीं हुई तो आज भी नहीं हो सकती। ध्रुव राठी कुछ भी कहें। फिर ये एक बात कहते हैं कि साहब मोदी वॉशिंग पाउडर। जितने बेईमान लोग हैं, एक बार वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है। फिर मैं कहता हूँ, मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है। मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि तमाम ऐसे लोग हुए हैं जो दागी थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली थी या हो रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है। मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ तमाम बातों की तरह, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ। ये विपक्षी गठबंधन बना जिसको इंडिया कहा गया, इसमें जितने नेता आपको खड़े आते हैं, नज़र आते हैं, ये सब किसी ना किसी मौके पे एक दूसरे की गिरफ्तारी की मांग कर चुके। केजरीवाल आपको इसमें बीच में खड़े नज़र आते हैं, और एक भी नेता मंच पे ऐसा नहीं मिलता है जिसकी गिरफ्तारी की मांग केजरीवाल ने ना की हो। केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि सीधे सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लो, थाने में बैठा दो और उसको 3rd डिग्री दो और उससे सवाल पूछो। आज वो केजरीवाल सोनिया गांधी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो ये जो बेईमानी हो रही है कि साहब विपक्ष में है तो बेईमान, हमारे साथ हैं तो ईमानदार, क्या इसके लिए सिर्फ भाजपा दोषी है? अगर पूरा इंडिया गठबंधन जो हर चुनाव में दशकों से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा, अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा अखिलेश यादव ने कैसे कैसे गंभीर इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगाए, और आज वो कांग्रेस के साथ समझौता किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में।
तो अगर इस उलटबासियों से लोकतंत्र नहीं समाप्त हुआ तो मोदी वॉशिंग पाउडर से भी लोकतंत्र नहीं समाप्त होता। ध्रुव राठी कुछ भी कहें। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो कंपनियां भाजपा को सपोर्ट नहीं करती या उन्हें चंदा नहीं देती, उनके ऊपर रेड कराया गया वगैरह वगैरह। फिर मैं इसको डिफेंड नहीं करता, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ध्रुव राठी सही कह रहे हैं। लेकिन फिर आप देखें, सब 90 के दशक तक तो लाइसेंस राज था। कंपनी ही वही बनती थी जिसे सरकार चाहती थी, उद्योगपति ही वही बनता था जिसे सरकार चाहती थी। मुझे याद है हमारे बचपन में स्कूटर, एक स्कूटर बुक कराते थे हम बजाज का, तो 5-5 साल इंतज़ार करना होता था, क्योंकि बजाज के अलावा कोई स्कूटर नहीं बना सकता था। उस ज़माने में एक आदमी को पॉलिस्टर के दाने का एक लाइसेंस मिला और वो धीरूभाई अंबानी बन गया। ये लाइसेंस राज था। तो क्या पहली बार सरकार बिजनेस को और उद्योगपतियों पे कंट्रोल कर रही है? वो तो टोटल कंट्रोल था। ये तो आज उसके मुकाबले बहुत हल्का है। और अगर उस लाइसेंस राज में लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ तो आज यकीनन नहीं होगा। ध्रुव राठी कुछ भी कहें। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ज़रिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि सही गलत हर सरकार में होता है। मैं किसी का ठेका नहीं लेता, मैं किसी को डिफेंड नहीं करता। लेकिन जर्मनी में बैठ के ये दावा कर देना कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र ही समाप्त हो रहा है, इसको इसको नॉर्थ कोरिया बता देना, मैं समझता हूँ कि ये अपराध है। आप 150 करोड़ के एक मुल्क को सीधे सीधे नॉर्थ कोरिया जैसी डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रहे हैं, और वो भी तब जब आप इस देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं, आप जर्मनी में सुरक्षित बैठे हैं। आपकी वीडियो पे केजरीवाल जाके सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि आपने वीडियो गलत बनाया। केजरीवाल की तो सिर्फ इतनी गलती थी, उन्होंने शेयर किया, और आप जर्मनी में सुकून से हैं, सेफ हैं, आपका कुछ हो नहीं सकता। तो आप वहाँ से बैठ के ये भी कह सकते हैं लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, आप वहाँ से यही भी बैठ के कह सकते हैं कि भारत ही समाप्त हो रहा है। मुझे यकीन है कि इस देश का लोकतंत्र बहुत सुदृढ़ है, बल्कि अगर आप पूरे एशिया में देखें तो ये, मैं आइलैंड कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जापान टाइप की, वरना पूरे एशिया में ये इकलौता मुल्क है जिसमें कभी कोई मिलिट्री रूल नहीं हुआ। यहाँ लोकतंत्र की बुनियाद बहुत मजबूत है, और अभी नहीं और कभी नहीं इस लोकतंत्र को भारत में समाप्त होते मैं नहीं देखता। ध्रुव राठी कुछ भी कहे।